इज़राइल दुनिया का 13वां सबसे अमीर देश है। इज़राइल की पर कैपिटा इनकम 58,000 यूएस डॉलर की है। इज़राइल की इकोनॉमी 564 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। दुनिया में पर पर्सन पर कैपिटा सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इज़राइल में है। दुनिया में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इज़राइल में है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी डिग्रीज इज़राइल में है। आप आईफोन की बात करते हो, आईफोन सबसे ज्यादा चाइना या इंडिया बनाता है, लेकिन आईफोन में जो टेक्नोलॉजी लगती है, जो नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, वो सब इज़राइल में होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज का कंसंट्रेशन सिलिकॉन वैली के बाद इज़राइल के तल अवीव में है। दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी का आप नाम ले लो, एप्पल, गूगल, फेसबुक, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, सभी कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े सेंटर्स है, वो सब इज़राइल में है। नास्डैक जो अमेरिका का एक स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनीज इज़राइल की है। इज़राइल बेहतरीन स्पाईवेयर्स बनाता है। स्पाईवेयर्स यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो जासूसी करने के काम में आता है। इज़राइल ऐसे स्पाईवेयर्स बनाती है जो अमेरिका भी नहीं बना पाती, और अमेरिका इज़राइल से स्पाईवेयर्स इंपोर्ट करती है। डायमंड मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में इज़राइल बहुत बड़ा सेंटर है। इज़राइल को दुनिया का स्टार्टअप नेशन बोला जाता है, क्योंकि इज़राइल में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स है। पर कैपिटा सबसे ज्यादा वेंचर कैपिटल फंड इज़राइल में है। इज़राइल अपने जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा स्टार्टअप के लिए देता है। तो इज़राइल 92 लाख की आबादी वाला ये देश कैसे इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन गया, कैसे इज़राइल टेक्नोलॉजिकल जायंट बन गया, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जूइश धर्म फॉलो करने वालों के लिए, यानी यहूदी लोगों के लिए, एक अलग मुल्क बनाया गया जिसको इज़राइल कहा गया। आज भी इज़राइल में ये नियम है, आप दुनिया में कहीं पे भी रहते हो और अगर आप जूइश हो, आप यहूदी हो, तो आप इज़राइल जा सकते हैं और वहां के सिटीजन बन सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इज़राइल की कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पड़ोसी अरब मुल्कों के साथ इज़राइल की बिल्कुल ही नहीं पड़ती थी। दूसरा, दुनिया भर के यहूदी इज़राइल में आ रहे थे, इनको एम्प्लॉयमेंट देना भी बहुत बड़ा टास्क था। दूसरे विश्व युद्ध में नाजीज ने यहूदियों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डैमेज की थी, उसके कंपेंसेशन के रूप में जर्मनी अच्छे खासे पैसे इज़राइल को देता था। दूसरा, इज़राइल सरकार ने इज़राइल के बाहर जो यहूदी रहते थे उनके लिए बॉन्ड्स इश्यू किए थे, तो इससे भी सरकार को कुछ पैसे आते थे। और तीसरा, इज़राइल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, लेकिन पहले 2 दशकों में इज़राइल की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, और 70s के शुरुआत में इज़राइल का फिर से एक बार युद्ध शुरू हो गया अरब कंट्रीज के साथ, और यह युद्ध 7 से 8 साल तक चला। इस युद्ध में इज़राइल ने अरब कंट्रीज को करारा जवाब दिया। अरब कंट्रीज को यह पता चल गया था कि इज़राइल बहुत ही शक्तिशाली मिलिट्री पावर है और उससे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन लंबे चले इस युद्ध से इज़राइल और अरब कंट्रीज दोनों की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इज़राइल में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा था, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा था, इज़राइल का पैसा, करेंसी बहुत ही ज्यादा
वीक हो गया था। यानी इस युद्ध से इजराइल की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन इजराइल के पास बहुत ही कम ऑप्शंस थे। इजराइल एक इन्फेंट कंट्री था, एक नया पैदा हुआ कंट्री था, उसके पास बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं था बिजनेस का या कल्चर का। इजराइल के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ही कम थे। इजराइल के पास ऑयल यानी तेल भी नहीं था। जनरली ऐसी कंडीशन में लोग अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बिजनेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे पड़ोसी मुल्क भी दुश्मन देश थे और सभी अरब कंट्रीज ने इजराइल का सब तरीके से बॉयकॉट किया हुआ था। ये अरब कंट्रीज इजराइल के साथ कोई बिजनेस नहीं करते थे और इजराइल के साथ जो बिजनेस करता था उन कंपनीज को भी अरब कंट्रीज बॉयकॉट कर देते थे। यानी इजराइल की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। यानी इजराइल के पास एक ही ऑप्शन बचता था, टेक्नोलॉजी के थ्रू इकोनॉमी को डेवलप करने का। लेट 80s में और अर्ली 90s में रसिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद बहुत सारे यहूदी यानी करीब करीब 7 से 8 लाख यहूदी इजराइल में आए और ये इजराइल की उस टाइम की पॉपुलेशन के 10 से 15% थे। ये रशियन यहूदी टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस थे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे और इन्होंने इजराइल की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट किया। अर्ली 90s में इजराइल की सरकार ने माइंड ब्लोइंग कदम लेना शुरू कर दिया इकोनॉमिक टर्न अराउंड के लिए। इजराइल की सरकार ने याजमा नाम की एक स्कीम निकाली। उस स्कीम में इजराइल की सरकार ने दुनिया भर की कंपनीज को बोला कि आप आइए हमारे वहां पे बिजनेस कीजिए, आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा उसका 40% इजराइल की सरकार देगी। दूसरा, इजराइल की सरकार ने टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स का काम शुरू कर दिया। यानी जो कंपनीज एडवांस टेक्नोलॉजी के नए नए स्टार्टअप शुरू करती थी उसमें इजराइल की सरकार 85% इन्वेस्टमेंट करती थी। ये स्टार्टअप्स, ये नया नया इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। इजराइल की सरकार एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल करती, उसमें से पैसा निकालती और दूसरे स्टार्टअप में पैसा लगाती। इस तरह से इजराइल में सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की संख्या बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। ये दोनों स्कीम्स बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और दोनों स्कीमों ने इजराइल में इकोनॉमिक टर्न अराउंड लाया। इन दोनों स्कीमों में कुछ कंपनीज को प्रेफरेंस दिया जाता था। एडवांस टेक्नोलॉजी में ऑपरेट करने वाली कंपनियों को इन दोनों स्कीमों में प्रेफरेंस दिया जाता था। अमेरिका जैसे फ्रेंडली कंट्रीज के कंपनियों को इन दोनों स्कीम में प्रेफरेंस दिया जाता था और यहूदियों को इन स्कीम्स में प्रेफरेंस दिया जाता था। इन दोनों स्कीमों से इजराइल में बहुत ही ज्यादा बदलाव आए। इजराइल में स्टार्टअप्स बढ़ने लगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज बढ़ने लगी, टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, नया नया फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इजराइल में फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बढ़ने लगे, इजराइल की करेंसी स्ट्रांग होने लगी, इजराइल में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, इजराइल में पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन्वेंशंस बढ़ने लगे। यानी इन चीजों ने इजराइल की पूरी तरह से काया पलट कर दी। गवर्नमेंट की इन स्कीम्स की सक्सेस के पीछे और भी बहुत सारे रीजन जिम्मेदार थे। इजराइल की बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इजराइल की गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, वहां पे करप्शन बिल्कुल ही नहीं है। इजराइल में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट या बहुत सारा पैसा दुनिया भर में बाहर के देशों में जो यहूदी रहते हैं उनके थ्रू चैरिटी के जरिए या तो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के जरिए आता है। इजराइल में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। मिलिट्री में ही बहुत सारा आपको ट्रेनिंग दिया जाता है टेक्नोलॉजी का, टेक्निकल चीजों का और मैनेजमेंट का। यानी हर इजरायली को मैनेजमेंट, बिजनेस और साइंस का ट्रेनिंग मिलिट्री में ही मिल जाता है। इजराइल के पास बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है और यूनिवर्सिटीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा
फोकस किया जाता है। इजराइल की गवर्नमेंट ने साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर शुरू किए हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि इजराइल एक ऐसा देश जिसके पास ना तो नेचुरल रिसोर्सेज थे, ना तो तेल था, ना तो कोई कल्चर या बिजनेस की हिस्ट्री थी, जो हमेशा दुश्मनों से घिरा हुआ रहता था। कैसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना, कैसे टेक्नोलॉजी जायंट बना, कैसे एक स्टार्टअप नेशन बना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि इजराइल इतना बड़ा, इतना सुपर पावर कंट्री कैसे बना। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की बिजनेस, फाइनेंस, स्टार्टअप और इकोनॉमी से जुड़ी हुई बेहतरीन खबरों के लिए, बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।